हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये पढ़ चुका था कि क्या एक शैडो था और शैडो का फॉर्मेशन हो गया था। शैडो में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज होता था उसको हम लोगों ने पढ़ लिया था और इसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी कंप्लीट हो चुका था। आज हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन फ्रॉम प्लेन मिरर, या सिंपली कह दो कि इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। ठीक है, तो आप सभी लोग हेडिंग बना लेंगे, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। अब प्लेन मिरर होगा तो इसमें फॉर्मेशन करना है इमेज का, तो इमेज कितने तरीके से फॉर्म किया जा सकता है इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि इमेज का जो प्रॉपर्टीज होता है, मतलब इमेज का जो नेचर होता है वो कैसा बनता है। ठीक है ना, तो शुरू करते हैं कहाँ से, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर से। अब सोचो कि ऑब्जेक्ट कितने तरीके का होता है। अगर उसके साइज के या फिर उसके कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे बात किया जाए तो दो तरीके का ऑब्जेक्ट होता है। एक कैसा था, पॉइंट ऑब्जेक्ट, और दूसरा कैसा है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो इन दोनों तरीके के ऑब्जेक्ट से हम लोगों को क्या करना है, इमेज बनाना है अलग अलग प्लेस पे रख के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट लेंगे और पॉइंट ऑब्जेक्ट को एक प्लेन मिरर के सामने रख के उसके बाद उसका इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक है, तो हेडिंग बना लिए सब लोग, इमेज फॉर्मेशन फ्रॉम प्लेन मिरर। अब देखो ये अपने पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, और प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है ना, ऐसा मान लो कि ये बिल्कुल मिडिल पे रखा हुआ है। ठीक, अब ये ऑब्जेक्ट है, कोई भी पॉइंट ऑब्जेक्ट कितना रे इमिट करता है, तो आप जानते हैं इनफाइनाइट रे इमिट करता है। तो यहाँ से एक रे क्या ऐसा जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा होगा, क्या ये ऐसा जा रहा होगा, ऑब्वियसली। ठीक है, और बिल्कुल इसके कॉर्नर पे हिट किया। ठीक है ना, तो कॉर्नर पे हिट किया तो ये क्या हो जाएगा, इंसिडेंट हुआ है, तो जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उतना ही एंगल से क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। दूसरा जो रे जाएगा वो इस पॉइंट पे गया, यहाँ पे जितना एंगल से इंसिडेंट हुआ उतना ही एंगल से क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो आप ये देखो कि दोनों इंसिडेंट रे जो क्या किया, बाउंड्री पे बिल्कुल हिट किया है, वो दोनों क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया। अब ऐसा तो कहीं दिख नहीं रहा है कि ये इमेज कहीं फॉर्म होता हुआ दिख रहा है। क्यों? क्योंकि जब तक दो रिफ्लेक्टेड रे नहीं मिलेगा तब तक इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो इमेज के फॉर्मेशन को होने के लिए, इमेज को फॉर्म होने के लिए आपको दो रिफ्लेक्टेड रे या फिर दो रिफ्रैक्टेड रे को मिलना बहुत जरूरी है। तो क्या ये दोनों मिलता हुआ दिख रहा है? नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि ये जैसे जैसे आप आगे जाते जाओ, जैसे जैसे आप लेफ्ट साइड में जाते जाओगे, क्या होता जाएगा, इन दोनों के बीच का डाइवर्जन बढ़ता जाएगा, मतलब डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जिस कारण ये कहीं मिल नहीं पाएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग क्या करते हैं, जो भी रिफ्लेक्टेड रे है उसको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। ठीक है, तो इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ा दिया, इसको मैं पीछे की तरफ बढ़ा दिया, और जिस पॉइंट पे मिलता हुआ अपीयर होगा, ठीक है, ये इस पॉइंट पे मिलता हुआ अपीयर हो रहा है, तो इस पॉइंट पे जब मिलता हुआ अपीयर होगा तो यही क्या हो जाएगा, इसका इमेज हो जाएगा। यानी इस पॉइंट ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ, अगर इसको मैं करूं, ये 90 डिग्री पे इंसिडेंट हुआ है, तो ये जब यहाँ पे टकराया होगा तो वापस इसी पाथ पे चला आया होगा। आपने पढ़ा है पिछले क्लास में कि जब 90 डिग्री पे इंसिडेंट होता है तो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट होकर सेम उसी पाथ पे वापस आ जाता है। तो यहाँ पे वापस आ गया। अच्छा, क्या यहाँ रे नहीं जा रहा होगा, बिल्कुल जा रहा होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्शन के बाद पता है ये इधर ही मिलता होगा, यहीं पे जाके। ठीक है, यहाँ भी रे आ रहा होगा तो रिफ्लेक्शन के बाद यहीं पे जाके मिलेगा। तो ये हो गया किसका फॉर्मेशन, इमेज का फॉर्मेशन। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट पॉइंट नेचर का था तब, यानी पॉइंट ऑब्जेक्ट था तब। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट जब रहेगा तो इमेज कुछ ऐसा बनेगा। क्लियर? अब आप एक बात हमेशा ध्यान में रखना कि इमेज को फॉर्म करवाने के लिए कम से कम दो रे का जरूरत पड़ता है। ठीक है ना, आप एक सिंगल रे से कभी भी इमेज को फॉर्म नहीं कर सकते हो। इसी चीज को आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते थे कि आप यहाँ पे एक प्लेन मिरर लेते, प्लेन मिरर एक पॉइंट को रखते, एक रे को आप नॉर्मली इंसिडेंट करवा दो। ठीक है, ये नॉर्मल इंसिडेंट हो गया, और दूसरा यहाँ से इंसिडेंट करवा देते। अब जितने एंगल से इंसिडेंट हुआ तो इसको आप वापस कर देते पीछे की तरफ, जहां पे मिलता हुआ अपीयर होता ना, वो पॉइंट क्या होता, इमेज होता है इसका। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम लोग इमेज फॉर्म करते हैं किसका, पॉइंट ऑब्जेक्ट का। अब इसका कुछ नेचर होता है, प्लेन मिरर से जब इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका कुछ नेचर होता है। पिछली क्लास में एक चीज हम लोगों ने और पढ़ा था कि जो मिरर होता है, ठीक है ना, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है किसका, तो लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट्स में भी इस पर ट्रिपल स्टार लगाया हुआ, आप लोग इसको जरूर ध्यान रखेंगे। क्या कि द लाइन ज्वाइनिंग, कौन सा, ऑब्जेक्ट एंड इमेज, द लाइन ज्वाइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज, इसका ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन होगा, प्लेन मिरर। यानी ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मीनिंग क्या हुआ कि ये जो लाइन है ना, इसको आधे आधे पार्ट में डिवाइड कर देगा। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और
इमेज डिस्टेंस दोनों क्या होता है, आपस में बराबर होता है। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इमेज का फॉर्मेशन के बाद इसका जो कैरेक्टर होगा इस इमेज का, उसको लिखते हैं हम लोग। तो अगला हेडिंग क्या बनना चाहिए? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज। ध्यान से समझे सब लोग। तो पहला जो कैरेक्टर होता है कि डिस्टेंस, कौन सा डिस्टेंस? तो डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा? बराबर होगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज बराबर किसके बराबर होना चाहिए? तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट के। ये सभी आप बचपन के क्लास में बचपन में पढ़ चुके हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट नंबर 1, यानी ये वाला अगर जो डिस्टेंस है और ये वाला डिस्टेंस है, दोनों, ये देखो ये रियल इमेज नहीं है। कैसे रियल इमेज नहीं है? क्योंकि ये दोनों रिफ्लेक्टेड रे आपस में एक्चुअल में नहीं मिला है। एक्चुअल में नहीं मिलने का मतलब क्या है? एक्चुअल में नहीं मिलने का मतलब है कि ये इधर अगर रिफ्लेक्ट हुआ है एक्चुअल में तो इधर ही रिफ्लेक्ट हुआ है। असलियत तो इसका ये है, ये तो फर्जी चीज है ना, इसको आपने बढ़ाया पीछे की तरफ। तो असलियत ये है कि जब ये इधर आया है, ठीक है, तो इधर आने के बाद कहीं मिलता हुआ नहीं दिख रहा, तो एक्चुअल में ये नहीं मिला, तो इसको क्या करना पड़ा? जबरदस्ती पीछे की तरफ बढ़ाना पड़ा और किसी एक पॉइंट पे जाके मिल गया। तो ये क्या है? वर्चुअल इमेज। अगर एक्चुअल में नहीं मिलेगा तो वो रियल इमेज नहीं होगा। अगर पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद मिले तो ये क्या होता है? वर्चुअल। तो यानी दूसरा नेचर क्या हो गया? ये इमेज जो है ना, ये वर्चुअल है। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी क्या आया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बराबर इमेज डिस्टेंस, और दूसरा क्या है? वर्चुअल इमेज है। अब तीसरा जो प्रॉपर्टी होता है साइज। ठीक है, तो साइज जो होगा, ये जो ऑब्जेक्ट का साइज है उसी साइज का इमेज भी बनेगा। तो यानी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बराबर होगा साइज ऑफ इमेज के। यानी अगर आप अपने शकल को प्लेन मिरर में देख रहे हो, ठीक है, तो आपके शकल का जो साइज है उसी साइज का आपको मिरर में भी दिखेगा, उसमें किसी तरह का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं आता है। अब सवाल यह आता है कि क्या प्लेन मिरर से हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनेगा? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, वर्चुअल इमेज कब बनेगा? तो वर्चुअल इमेज तब बनेगा जब ऑब्जेक्ट रियल होगा। ठीक है, अब ये क्या नया चीज आ गया? तो पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, दो तरह का इमेज ऑब्जेक्ट होता है, एक रियल ऑब्जेक्ट होता है और दूसरा वर्चुअल। कैसे? ध्यान दीजिए, अगर आपके पास ये कोई मिरर है, ठीक है, और यहाँ से कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो इसका वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहाँ है आप बता सकते हो? तो आपने वर्चुअल ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा बनाया था कि इसको जब आप पीछे की तरफ लेके जाते हो तो ये जो पॉइंट मिलता है, पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस, ये पॉइंट ऑफ कन्वर्जेंस क्या कहलाता था? ऑब्जेक्ट कहलाता था। और ये कैसा ऑब्जेक्ट था? ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट था। और असलियत में इसको इधर जाना चाहिए था, लेकिन गया नहीं। क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पे इंटरप्रेट हो गया किसके कारण? यहाँ इस मिरर के कारण। तो अब क्या होना चाहिए? तो यहाँ पे देखो, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से ये क्या होगा? वापस आएगा। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से क्या होगा? वापस आएगा। इसका मतलब ये जो पॉइंट है, ठीक है, जहां पे दोनों रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये पॉइंट क्या कहलाएगा? इमेज कहलाएगा। और ये कैसा इमेज होगा? ये देखो रियल इमेज है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये रियलिटी में मीट कर रहा है, तो ये रियल इमेज है। और ये कैसा? वर्चुअल ऑब्जेक्ट जब था तो इमेज कैसा बना? रियल। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि प्लेन मिरर के हेल्प से रियल इमेज और वर्चुअल इमेज दोनों तरह के इमेज को फॉर्म किया जा सकता है। कब? रियल इमेज तब बनेगा, ध्यान दीजिए, अगर इमेज आपको रियल चाहिए। कैसा चाहिए इमेज? रियल। तो ऑब्जेक्ट को कैसा रखना पड़ेगा? वर्चुअल। नंबर 1, अगर इमेज आपको वर्चुअल चाहिए तो ऑब्जेक्ट को कैसा रखना पड़ेगा? रियल। बस सिंपल सा बात है। ठीक है, और इन दोनों डायग्राम से आपको पता भी चलता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट था तो कुछ ऐसा बन गया, अगर ऑब्जेक्ट बदल दिया जाए, कैसे बदलेंगे? इसको रिप्लेस कर दिया जाएगा किससे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट से। एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या होता था? बहुत सारे पॉइंट ऑब्जेक्ट का मिक्सचर होता था, यानी कॉम्बिनेशन होता था, उसको हम लोग क्या कहते थे? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट होगा तो उसका इमेज फॉर्मेशन कैसे होगा? ध्यान दें, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट मतलब उसका जो कलेक्शन होगा, किसका कलेक्शन होगा? ये पॉइंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होगा। ये देखो, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसका नाम दे दो आप ए बी। क्लियर? अब जब भी ऐसा सिचुएशन आए तो आपको करना कुछ नहीं है, हमेशा दोनों पॉइंट से, दोनों एंड से एक इंसिडेंट रे करवा देना, एक एक रे इंसिडेंट करवा देना, जो नॉर्मल इंसिडेंस होना चाहिए मिरर के ऊपर। ठीक है, अब क्या करोगे? दूसरा आप यहां से ये कर सकते हो, ऐसा इंसिडेंट करवाओ, है ना, और यहाँ पे एक नॉर्मल भी प्लॉट कर दो। तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है यहाँ पे उतना ही एंगल ऑफ क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो ये हो गया एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये ज्योमेट्रिकली अगर करेक्ट होगा ना ये वाला एंगल, तो पीछे जाके बिल्कुल सेम डिस्टेंस और सेम साइज का बनेगा, अगर ज्योमेट्रिकली करेक्ट होगा तब। अब यहाँ से क्या करना है आपको? यहाँ से एक और बना दो, एक रे और इंसिडेंट करवा दो,
ठीक है, ये लो। अब जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये रहा। ठीक, अब इसको पीछे की तरफ बढ़ाओ क्योंकि इधर तो नहीं बनना है। अब जैसे ही आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, इसको पीछे की तरफ बढ़ाना, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाना, इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाना। ये देखो इस पॉइंट पे मिलता हुआ दिख रहा है आपको, है ना। तो ये पॉइंट कौन सा, ऊपर वाला है, तो यहाँ पे बी डैश कह देंगे, इसको क्या कह देंगे, ए डैश कह देंगे। ये देखो एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्मेशन हो गया। बहुत सारे तरीके हैं, आप ऐसे भी कर सकते थे, अदरवाइज आप बहुत लोग यहाँ से इसको इंसिडेंट करवा देंगे यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको जैसे मर्जी करवा सकते हो। बस ध्यान ये रखना है ना कि लॉ जो है दोनों रिफ्लेक्शन का, उसको वायलेट नहीं होना चाहिए, वो उसको फुलफिल करना होगा। तो यहाँ पे भी ये सारा रूल फॉलो होगा कि ये जो डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस, दोनों क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसका जो साइज है और इसका जो साइज है, ये भी दोनों आपस में क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों साइज आपस में बराबर होता है, डिस्टेंस भी बराबर होता है, और ये अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल बनेगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग बात कर रहे थे जब ऑब्जेक्ट को बिल्कुल सामने रख दिया गया था मिरर से। ठीक है, अब क्या किया जाएगा, ऑब्जेक्ट को कहीं साइड पे रखो, इधर मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर पॉइंट ऑब्जेक्ट है तो आपके पास क्या है, क्या पता है आपको कि एक पॉइंट ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ रे इमिट करता है, और हमें कितना जरूरत है एक इमेज को फॉर्म करने के लिए, एटलीस्ट 2। तो आप क्या करोगे, एक रे ऐसे इंटर करवा दो, यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, और दूसरा रे कहीं और, मान लो इस पॉइंट पे हो गया ना। अब इंसिडेंट हो गया यहाँ पे, अब क्या करोगे, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो ये देखो रिफ्लेक्ट हो गया। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये देखो हो गया। ठीक है, ध्यान रखें, ये जितना एक्यूरेट होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर अगर होगा, उतना ही एक्यूरेटली आपका इमेज का फॉर्मेशन सही पोजीशन पे होगा। ठीक है, अब इसको आप पीछे की तरफ बढ़ाओ, ठीक, बढ़ाओ जहां तक जा रहा है, और इसको भी आप पीछे की तरफ बढ़ाओ। ठीक है, किस पॉइंट पे मिला, इस पॉइंट पे। देखो, हालांकि टेक्निकली क्या होना चाहिए था, ये था। ठीक है, तो ये देखो इमेज का फॉर्मेशन हुआ। इसका मतलब क्या है कि जरूरी नहीं है कि मिरर के सामने ही हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाए। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि मिरर के सामने ही हमेशा ऑब्जेक्ट रखा जाए। अगर मिरर यहाँ है, ऑब्जेक्ट यहाँ है, तब भी इस ऑब्जेक्ट का इमेज इस पोजीशन पे बन रहा है। इसका मतलब क्या यहाँ भी रखा जाएगा तो इमेज बनेगा? बिल्कुल बनेगा, हाँ, लेकिन दिखने का गारंटी नहीं है, वो हम लोग आगे बात करेंगे क्यों नहीं दिखता है। ठीक है, बट इमेज का फॉर्मेशन तो होगा। कैसे कैसे कह सकते हो, ध्यान से। मान लो ये आपके पास मिरर, ठीक है, पिछला वाला ही केस ले रहा हूँ, ध्यान देना सब लोग, और ये यहाँ पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट, यहाँ पे, ठीक। अब यहाँ पे रखा हुआ है, तो यहाँ से 2 रे इंसिडेंट करवा दो किसी पॉइंट पे, ये लो एक, और दूसरा है ये। अब यहाँ पे क्या होगा कि जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आप पीछे की तरफ लेके आओ, इसको भी पीछे की तरफ लेके आओ। ठीक है, इस पॉइंट पे मिला, तो ये देखो क्या बन गया, इमेज बन गया। अब ये इमेज कैसा होगा, ये भी वर्चुअल है, देखो ये भी क्या है, वर्चुअल इमेज है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट कैसा है, रियल ऑब्जेक्ट है, तो रियल ऑब्जेक्ट है इसीलिए वर्चुअल इमेज बना। अब ध्यान देने वाला बात ये है, अगर इसको आप इस मिरर को थोड़ा सा एक्सटेंड करो, तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, और ये जो डिस्टेंस होगा ये क्या कहलाएगा, इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। तो आप ऑब्जेक्ट को कहीं भी रखो, ठीक है ना, उसका इमेज इसमें बनता है। हाँ, ये अलग बात है कि वो दिखता नहीं है। अब सोचो, आप कभी सैलून में गए होंगे या फिर जो भी है पार्लर वगैरह में, तो पार्लर में क्या देखा जाता है कि पार्लर के अंदर जो इंसान रहता है वो ना बाहर चलते लोगों को देख पाता है। ठीक है, ये आ रहा है, वो जा रहा है, सारे कुछ को देख पाता है। तो बाहर वाले लोग तो पार्लर के अंदर नहीं होते, रास्ते तो बहुत बाहर ही होते हैं। तो उन रास्तों पे जो लोग चल रहे होते हैं उनका इमेज फॉर्म हो रहा होता है।
लेकिन क्या वो इंसान देख पाता है? रास्ते में चलता हुआ इंसान देख पाता है उस इमेज को? नहीं देख पाता है। कौन देख पाता है? तो जो उसके अंदर रहता है, मतलब पार्लर के अंदर रहता है, वो देख पाता है। वो कैसे देख पाता है? तो उसका रीजन है फील्ड ऑफ व्यू, जो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। जो फील्ड ऑफ व्यू में आता है वो देख पाता है, और जो फील्ड ऑफ व्यू में नहीं आता है वो नहीं देख पाता है। किसी भी इमेज को देखने के लिए क्या कंडीशन है? कंडीशन ये है कि रिफ्लेक्टेड रे उसके आंख तक पहुंचना चाहिए। अगर रिफ्लेक्टेड रे उसके आंख तक नहीं पहुंचेगा तो वो इमेज को फॉर्म नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इमेज को नहीं देख पाएगा। तो इमेज को देखने के लिए रिफ्लेक्टेड रे उसके आंख तक जाना चाहिए। ठीक है, और ये भी डिपेंड करेगा कि वो कितने पार्ट को देख पाएगा। अगर पूरा रिफ्लेक्टेड रे, जैसे एक इंसान है तो इंसान में क्या होता है, एक टॉप का अगर देखा जाए तो उसके सर पे बाल, तो बाल से निकलता हुआ रे जो इंसिडेंट होता है वो रिफ्लेक्ट होता है। तो बाल वाला रे रिफ्लेक्ट होके और पैर वाला रे रिफ्लेक्ट होके अगर दोनों रे जा रहा है तो इसका मतलब उस पूरे इंसान को वो देख पाएगा। नहीं समझ? फिर से, अगर ये बाल है, ठीक है, बाल से जो रे जा रहा है इंसिडेंट हुआ किसके ऊपर? मिरर के ऊपर, और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। पैर से भी रे जा रहा होगा तो पैर से जो इंसिडेंट हुआ वो भी रिफ्लेक्ट हुआ, और दोनों रिफ्लेक्टेड रे अगर इंसान के आंख तक जा रहा है तो उस आदमी के पूरे इमेज को देख पाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग देख पाते हैं इमेजेस को। ओके, अब अगर ये पॉइंट ऑब्जेक्ट था तब, अगर हम एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट को और अलग तरीके से बनाएं तब क्या होगा? ध्यान दें सब। मान लो ये आपके पास एक मिरर, और ये है आपका ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका बनाना है इमेज। कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे? सबसे पहले आपको ये देख लो कि ये वाला डिस्टेंस है d1 सपोज, और ये डिस्टेंस है d2 दिया हुआ है। तो एक रे तो ऐसे इंसिडेंट करवा दो आप, और दूसरा रे क्या करवाओ? यहां से इंसिडेंट करवा दो। हो गया क्लियर? अब ये जो रे इंसिडेंट हुआ है ये वापस इधर आएगा, है ना? तो सर अगर मैं इसे पीछे की तरफ भी लेके जाऊं तो इससे फर्क क्या पड़ना है? अभी तो मिलता हुआ नहीं दिख रहा है, तो बिल्कुल नहीं दिख रहा है। अब एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो अपने पास 2-3 ऑप्शन और है। क्या ऑप्शन है? कि आप ना इसको यहाँ पे इंसिडेंट करवा दो। ठीक है, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो क्या होगा इस सिचुएशन में? आपको ऐसा ये पीछे बढ़ाने के बाद भी कर सकते हो। तो यहाँ करेंगे तो मिलेगा, हो गया। अब ध्यान देने वाला बात यह है कि यहाँ तो सर इमेज ऐसा कुछ बनता हुआ दिख रहा है, कैसा बनेगा? तो ये पॉसिबल नहीं है। अब यही कंफ्यूजन होता है सब लोगों को, कैसे इमेज बनाया जाए। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है ना, तो पहले तो ये मान लो कि इमेज ऐसा ही बनना है कुछ इस प्रकार से। तो इसका मतलब ये वाला जो रे है, रिफ्लेक्टेड रे, ये अगर ज्योमेट्रिकली करेक्ट होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सही होगा, तो ये हर हाल में इस पॉइंट पे मिलेगा, और जैसा मिलता हुआ दिख भी रहा है। और ऊपर वाला रे देखो पहले ही मिल गया, क्योंकि ये देखो यहाँ पे इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल कुछ अलग बन रहा होगा। यानी इस ऑब्जेक्ट का इमेज ये बना। फिर से समझे सब लोग क्या कह रहे हैं? कि अगर कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट पैरेलल नहीं है मिरर के, तब क्या होगा? तब का सिचुएशन को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ध्यान से समझे। जब यहाँ पे एक मिरर को रखा गया, ये मिरर है अपने पास, ठीक, और इसके सामने एक ऑब्जेक्ट है जो टिल्ट है ना, इंक्लाइंड है जमीन के साथ, पैरेलल नहीं है मिरर के साथ। अब क्या हुआ? इसका इमेज फॉर्म करना है। देखो यहाँ से एक रे तो जाएगा, इसमें किसी को कोई परेशानी नहीं है। अब ये जाएगा तो वापस भी आएगा। अब ये वाला रे गया, ठीक है, और ये रे जाने के बाद यहाँ पे रिफ्लेक्ट भी हो गया। रिफ्लेक्ट हो गया तो इसको जब आप पीछे की तरफ बढ़ाओगे तो ये कुछ इधर मिलेगा, और इस वाले रे को जब आप पीछे ले जाओगे तो यहाँ पे मिल गया। यहाँ तक किसी को परेशानी नहीं। ये देखो, ये पीछे की तरफ बढ़ाने के बाद ऐसा खेल हुआ है इसके साथ। अब यहाँ पे भी इंसिडेंट करवाओ एक नॉर्मल, ये नॉर्मल इंसिडेंट हो गया तो वापस भी आ जाएगा, और मिरर को थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो, है ना। अब क्या करें? यहाँ से जब ये इंसिडेंट होगा, यहाँ से लाइट एक इंसिडेंट करवा दो यहाँ पे। अब ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है, तो उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हुआ तो इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओ, और इसको भी पीछे की तरफ बढ़ाओ।
बढ़ गया, ठीक है, यहाँ पे जाके मिला। अब इस पॉइंट पे जाके मिला तो इसका जो सर है, देखो एरो ऊपर जाएगा तो एरो ऊपर गया, और ये नीचे वाला पॉइंट यहाँ पे। तो इस तरह से इमेज का फॉर्मेशन होता है जब बॉडी टिल्ट होता है या पैरेलल नहीं होता है तब, ठीक है। तो ये इमेज फॉर्म हो गया किसका, जब कोई बॉडी पैरेलल या फिर जब कोई ऑब्जेक्ट पैरेलल नहीं रहेगा प्लेन मिरर के तब। और भी सिचुएशन लेते हैं, जैसे अपने पास रहे कोई ऑब्जेक्ट, मान लो सेम वही है, थोड़ा सा इस बार बदल गया, ऐसा है, ठीक है। अब ऐसा है तो क्या बनेगा, अब देखो ये वाला अगर नजदीक है ना तो आप इतने ही डिस्टेंस पे अपने मन से ये मार्क कर लो और ये ऐसा बना दो। अब हर हाल में इमेज ऐसा ही बनना है, कैसे, ध्यान दो, ये वाला इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट हो गया, एक तो यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया, अच्छा दूसरा यहाँ पे गया होगा, तो कुछ इस तरह से इमेज बनता है। ध्यान देंगे, एक इंसिडेंट रे तो ये गया था वापस आ गया, और एक देखो यहाँ पे गया, जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ये वापस आया, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये एक नॉर्मल इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे, और इसको क्या करो आप एक और रे यहाँ पे इंसिडेंट करवाओ, और जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस है उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होना चाहिए, इस बात का ख्याल करते हुए आप यहाँ पे एक नॉर्मल प्लॉट कर दो सबसे पहले, ठीक है। अब ये नॉर्मल है तो जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो इसको जब पीछे की तरफ लेके जाओगे, पीछे की तरफ, तो इस पॉइंट पे मिल जाएगा, है ना। तो इस पॉइंट पे मिला, इसका मतलब इसका देखो टॉप वाला पार्ट यहाँ पे बना और बॉटम वाला पार्ट यहाँ पे बना। अगर ये वाले डिस्टेंस को आप d1 कहोगे ना तो ये भी क्या होगा, d1 होगा, और ये वाला डिस्टेंस अगर d2 है ना तो ये भी डिस्टेंस क्या होगा, d2 होगा। क्लियर हो रहा है। अब देखो आपने कभी ये ऑब्जर्व किया होगा कि आपके मान लो बेड के सामने जस्ट एक मिरर है, ठीक है। तो अगर आप बेड के ऊपर सोए रहते हो तो आपका सर अगर आगे है मिरर की तरफ, तो मिरर में जो इमेज बनता है वो इमेज भी कैसा होता है, उसमें भी आपका सर आगे दिख रहा होता है। ऐसा नहीं कि सर पीछे दिख रहा और ये आगे दिख रहा है, अगर ऐसा है तो आपके मिरर में भूत है, प्लीज इससे दूर रहा करें, ठीक है ना। मतलब क्या, मतलब जैसे एक आदमी जो ऐसा सोया हुआ है, ये इसका इमेज कैसा बनेगा, इसका इमेज कुछ ऐसा बनेगा कि इसका सर यहाँ पे है, ठीक है, और ये ऐसा कुछ, क्लियर है ना। ये किसी तरह का इन्वर्सन है, ठीक है, लेटरल लॉन्गिट्यूडनल बहुत तरह का इन्वर्सन है, आगे हम लोग इस बात का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, इन्वर्सन है, तो इसको हम लोग इन्वर्सन भी बोला करते हैं, या सिंपली कह दो लेटरल इन्वर्सन है ये, क्लियर। ये क्या है, लेटरल इन्वर्सन है, तो इस बात का भी ख्याल करें। इसीलिए देखो इसका जो पैर अगर आगे है ना तो इस इमेज में भी पैर आगे दिख रहा है, सर पीछे है तो इमेज में भी सर क्या दिख रहा है, पीछे दिख रहा है। तो अगर ये सब छोटा छोटा बात आपको ख्याल है ना तो डायरेक्टली आपको रे डायग्राम का जरूरत भी नहीं पड़ेगा, और सीधा सीधा आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल सकता है, आंसर को ढूंढ सकते हैं आप। बहुत बार क्या होता है, प्लेन मिरर से जब भी क्वेश्चन आता है तो मेंस में बहुत सारे सवाल अब तक पूछे जा चुके हैं और नीट में भी, तो उसमें सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट क्या करना होता है कि आप ये बताओ कि एक ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ, मान लो एक ऑब्जेक्ट दे देगा, एक प्लेन मिरर दे देगा, और आपसे ये पूछेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फॉर्मेशन ऑफ इमेज, मतलब कौन सा ऐसा है चार ऑप्शन में से जो सही इमेज फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब वो कुछ नहीं देखना, अगर ये ऐसा है ये ऐसा होगा, अगर ये चीज आपको आता है तो सिंपली आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो, आंसर बना सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं हम लोग। अब बहुत सारे ऐसे लेटर्स हैं, अल्फाबेट्स हैं जो क्या है, जिसका मिरर इमेज भी सेम होता है, ठीक है। इसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, कौन कौन सा ऐसा लेटर है जो जिसका मिरर इमेज सेम होता है, ठीक है। आप चाहो तो अपने मन से लिख सकते हो। तो सबसे पहले पहला जो शुरू होता है ए, क्या ए का मिरर इमेज सेम होगा, ऑब्वियसली सेम होना चाहिए, ठीक है। ए का मिरर इमेज ए ही होगा। उसके बाद कौन सा टर्म आएगा बता दो सब लोग। ए के बाद आता है आई, आई का भी क्या होगा, सेम होगा। आई के बाद आता है ओ, ओ, एम, एम, ठीक है। और भी क्या हो सकते हैं, एम के बाद टी, यू, भी, डब्ल्यू, उसके बाद एक्स। बाई कैपिटल लेटर वाला जो होता है वो सही होता है ना, उसका मिरर इमेज सेम होता है। ये मिरर है भाई, इसको कुछ और मत समझ लेंगे कोई। वाई और क्या जेड का भी होगा नहीं। तो इतने जो अल्फाबेट्स है ना, इन अल्फाबेट्स का मिरर इमेज क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, इन सब का टी का टी होगा, यू का यू होगा, भी का भी होगा, डब्ल्यू का डब्ल्यू होगा, एक्स का भी सेम, और बाई का बाई, ठीक है। अब अगर कोई कहे सर आर का बना के दिखाओ, कैसा बनना चाहिए आर का, ध्यान देंगे सब लोग। आर का मिरर इमेज बनाने की कोशिश किया जा रहा है, ये आर है, तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा होगा। बड़ा मत बना देना यार कोई, प्लीज। ये
ठीक है ना। अच्छा, अगर कोई मिरर इमेज ई का पूछे आपसे तो कैसा बनाओगे? देखो ई में जो आगे आया, आगे कौन आया? आगे नुकीला चीज है, तो नुकीला चीज इधर भी आगे रहेगा। ठीक है, ये लो, क्लियर हो रहा है मिरर इमेज से? ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कुछ नंबर्स भी है जिनका मिरर इमेज क्या होता है? सेम होता है। नंबर्स कौन सा? अगर 1 को आप सीधा एक डंडे से रिप्रेजेंट करो तो इसका मिरर इमेज कुछ ऐसा, ठीक है ना। 0 का मिरर इमेज ऐसा, ठीक है। 8 का ऐसा, ठीक है। और भी कोई नंबर है? नो। 6 का भी नहीं होगा, 9 का भी नहीं होगा, है ना। मतलब 1, 0, 8, ये 3 नंबर्स ऐसे हैं जिनका मिरर इमेज क्या होता है? सेम होता है। क्लियर है सबको? अच्छा, अब इससे ना एक बहुत अच्छा कंक्लूजन है जनरल लाइफ का। क्या कंक्लूजन है? ध्यान देना, कभी भी इमरजेंसी नंबर्स जो होते हैं ना, वो 108 से ही मिलके बने होते हैं। बहुत तो 108 ही है, ठीक है। शायद एम्बुलेंस का 108 है, या फिर पुलिस का नंबर क्या होता है? 100। क्यों? क्योंकि इसका मिरर इमेज भी क्या होता है? सेम होता है, ताकि अगर कोई इंसान इसके मिरर इमेज को भी देखे तो वो क्या दिखे? सेम दिखे। ठीक है, इसमें किसी तरह का डिफरेंस नहीं हो। बहुत सारा ऐसा वर्ड है जिसका मिरर इमेज भी सेम होता है, जैसे मलयालम, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। मलयालम आप लिखो हिंदी में भी मलयालम, आप इसका मिरर में भी इसका इमेज देखोगे ना तो मलयालम ही पढ़ पाओगे। ठीक है, इसके साथ एक टर्म यूज होता है मलयालम, या इंग्लिश में भी लिखो मलयालम, ठीक है, कैपिटल लेटर में लिखेंगे मलयालम। अब आप इधर से शुरू करो तो MALAM, यानी मलयालम इधर से भी इधर से भी। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी लेटर्स हैं जिनका सीधा और उल्टा यानी मिरर इमेज क्या होता है? सेम होता है, और वो बदलता नहीं है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, यानी एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट का जो इमेज बना ना उसके प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए भी पढ़े थे, उसमें क्या था कि पॉइंट ऑब्जेक्ट में जो इमेज का डिस्टेंस होता है वही ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है ना। जो साइज होता है इमेज का वही ऑब्जेक्ट का भी साइज होता है। इसमें भी कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला तो ये है कि साइज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट बराबर साइज ऑफ एक्सटेंडेड इमेज। साइज ऑफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ एक्सटेंडेड इमेज। ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि द इमेज इज इरेक्ट इफ एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड पैरेलल टू मिरर। ध्यान दें, ये कह रहा है इरेक्ट है। इरेक्ट होने का क्या मतलब होता है? इरेक्ट होने का मतलब है कि अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट है ना, तो इसका ये वाला पॉइंट इसका नाम दो A है, ये क्या है? B है। तो इसका जो इमेज बनेगा ना वो भी क्या होगा? कुछ ऐसा ही बनेगा, और ये सिचुएशन को हम लोग इरेक्ट कहते हैं। इरेक्ट का मतलब क्या होता है? इरेक्ट का मतलब होता है कि राइट टर्न्स इनटू लेफ्ट, लेफ्ट टर्न्स इनटू राइट, मतलब सीधा कह लो, इमेज मतलब सीधा बन गया, है ना। उसके बाद जब इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट क्या रखा हुआ है? परपेंडिकुलर रखा हुआ है प्लेन मिरर के। मतलब क्या हुआ? ये देखो, इन्वर्टेड होने का क्या मतलब है? मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है ना, अब ये किधर पॉइंट कर रहा है? लेफ्ट की तरफ। अगर इसका इमेज बनाया जाए तो ये किधर पॉइंट करेगा? राइट की तरफ। बात समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? इन्वर्टेड है। अगर परपेंडिकुलर रखा हुआ है, यानी परपेंडिकुलर है किसके? मिरर के ऊपर, तो ये कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। इसको बोलते हैं इन्वर्टेड। ये देखो क्या है? इरेक्ट है, और वो क्या है? इन्वर्टेड। ओके, उसके बाद तीसरा जो प्रॉपर्टी है, इसके लिए और भी एग्जांपल आप ले सकते हो। जैसे देखो, ये आपके पास मिरर है, ठीक है, और यहाँ पे मान लो कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जो ऐसा कुछ है, ठीक। अब इसका इमेज बनाना है, तो इमेज बनाना है जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उतना ही इमेज डिस्टेंस। तो इसमें किसी तरह का कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। लेकिन अब देखो, ये कुछ ऐसा इमेज बनेगा। अब सवाल ये है कि अगर इस पॉइंट को आपने A बोला तो यह वाला पॉइंट का A ऐसा कुछ बनेगा। ये अगर B है तो B यहाँ बनेगा। ये अगर C है तो C यहाँ बनेगा। ठीक है, यहाँ पे अगर D है तो D यहाँ बनेगा।
क्लियर? तो कुछ ऐसा इमेज बनता है। तो ये देखो इन्वर्टेड है, ये एक्चुअली इसका जो ये सर्कुलर फॉर्म है वो किधर, उस तरफ पॉइंट कर रहा है, लेकिन इमेज का जो सर्कुलर फॉर्म है वो अपोजिट साइड पॉइंट कर रहा है, ठीक है? तो इसलिए ये क्या होता है, इन्वर्टेड होता है, सॉरी इरेक्ट होता है और इन्वर्टेड भी। अगर इस पॉइंट का बात करो तो ए जो उस साइड है, यहाँ पे ए अपोजिट साइड में, तो ये भी देखो एक तरह से इन्वर्टेड साउंड कर रहा है कुछ, ठीक है ना? तो इसको भी आप समझ लेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, और ऐसा एक सवाल इस सवाल के फॉर्म में कर लेते हैं। एक कोई एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है जो कैसे रखा हुआ है, हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, ठीक है? आपको नोट्स में ये सवाल ही मिल जाएगा। एक ऑब्जेक्ट है जो हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है, हाँ ये लो, ये हॉरिजॉन्टल ऑब्जेक्ट, लेकिन मिरर इस बार हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं है। मिरर क्या है, 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, किसके साथ, हॉरिजॉन्टल के साथ, ओके? तो मिरर यहाँ पे इंक्लाइंड है कुछ ऐसा, ठीक है? ये 45 डिग्री नहीं लग रहा है, चलो 45 डिग्री पे इंक्लाइंड है, ये मिरर है 45 डिग्री, है ना? और ये लो, इसको पेंट कर दो। ओके, अब ध्यान दें कैसे बनेगा इसका इमेज। तो आप हमेशा याद रखना, आपको एक पॉइंट बताया गया था कि जो प्लेन मिरर होता है वो क्या होता है, वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, किसका, लाइन जॉइनिंग ऑब्जेक्ट एंड इमेज का। तो अगर यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया जाए तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। तो ये वाला जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस इसका भी होना चाहिए, मतलब ये वाला पॉइंट आपके पास आ गया, क्लियर है ना? अच्छा, अब ठीक उसी प्रकार यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, और जितना ये डिस्टेंस है, ठीक है ना, ये जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस पे इधर एक ये बना, हमेशा याद रखेंगे ये लाइन स्ट्रेट होना चाहिए कंप्लीटली। अब इसका जो इमेज बनेगा, अब ये वाला डिस्टेंस अगर, ठीक है ना, ये वाला डिस्टेंस, इसको देखो, अगर ये डिस्टेंस बराबर है, ठीक है, तो यहां से आप आंख बंद करके इसको मिला दो, यानी इसका इमेज ये बन गया। अब आपको देखो कोई परेशानी नहीं हो रहा, अगर आपको प्रॉपर्टीज कुछ याद है तब ये देखो, क्लियर? तो इसका इमेज ऐसे बनाया जा सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी ये मिल जाएगा, क्लियर है ना? चलिए, इसको क्या नाम देंगे, ए डैश बी डैश, ठीक है? ये 90 डिग्री है, ध्यान दें, ये वाला 45 डिग्री है, क्लियर है ना? इसका मतलब ये भी कहीं ना कहीं अगर ऐसे मिलाओगे तो ये भी कितना होगा, 45 बनेगा, ये भी 45 बनेगा। आप ये कर सकते हो खुद से, क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं और भी कुछ सवाल लेते हैं। जैसे एक अपने पास मिरर है, जो मिरर किसके ऊपर रखा हुआ है, बाई एक्सिस के ऊपर रखा हुआ है, और ये देखो एक मिरर है और एक ऑब्जेक्ट है। अब ये ध्यान रखें कि 45 डिग्री पे मिरर रखा हुआ है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल के साथ। हॉरिजॉन्टल के साथ 45 है तो वर्टिकल के साथ भी क्या होगा, 45 ही होगा, 45 ही होगा। अब ये बन गया मिरर, यहाँ पे एक इंसान ने रख दिया एक ऑब्जेक्ट, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, ये मिरर है, तो कह रहा है कि आप बताओ कि इसका इमेज का फॉर्मेशन कहाँ होगा। अब ये बात तो क्लियर हो रहा है कि अगर 45 पे है तो इसका जो इमेज बनेगा कुछ इधर ही बनेगा। तो कुछ ऐसा कर दो, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करवाओ, किसके ऊपर, मिरर के ऊपर, ठीक है, और लाइन को सीधी लेके चले जाना। ये परपेंडिकुलर है इसके ऊपर, बिल्कुल है। अब यहाँ से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉप हो गया, ड्रॉप, ठीक है। ध्यान देना, ये बीच वाला लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मिरर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो मैंने पीली वाली चौक से बनाया, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब किया क्या है, किया ये है कि यहाँ से इस पॉइंट से, इसके बॉटम पॉइंट से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया गया है, किसके ऊपर, तो मिरर के ऊपर, और उसको पीछे की तरफ एक्सटेंड भी कर दिया गया। और यहाँ से भी अपर पॉइंट से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉप कर दिया गया और कहाँ, दूसरे एक्सिस के तक एक्सटेंड कर दिया गया। अब क्या हुआ कि ये देखो, अगर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जोड़ दिया जाए तो यही तो इमेज बन गया, किसका इमेज, इस ऑब्जेक्ट का इमेज बन गया, ठीक है। अगर आप रे डायग्राम कंप्लीट भी करोगे ना तो सेम चीज आएगा,
ठीक है, इसलिए हमेशा बार बार रे डायग्राम कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, रे डायग्राम को जरूरत में लाने का काम नहीं है, आप सीधा सीधा ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपको ध्यान क्या रखना है कि अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो उसमें दो पॉइंट्स होते हैं, एक नीचे वाला पॉइंट, एक ऊपर वाला पॉइंट। नीचे वाले पॉइंट से मिरर के ऊपर परपेंडिकुलर एक ड्रॉप कर दो और उसके पीछे की तरफ लेके जाओ, है ना। अगर ये वाला डिस्टेंस इतना, ये वाला, तो इतना ही डिस्टेंस, जितना ये वाला डिस्टेंस उतना ही पीछे लेके जाओ, ठीक है। उसी प्रकार ये वाला जितना डिस्टेंस उतना ही पीछे लेके जाओ, ठीक है। और उतना ले जाने के बाद क्या करोगे आप, जो पॉइंट दोनों मिलेंगे, ठीक है, उन दोनों पॉइंट को क्या ऐड कर देना और ज्वाइन कर देना, और फिर ये आपका इमेज। अब देखो ये टॉप से जा रहा था तो यहाँ पे टॉप मिलेगा, ये बॉटम से जा रहा था तो यहाँ पे क्या मिलेगा, बॉटम मिलेगा। इसी तरह के सवाल और भी बन सकते हैं, जैसे ये देखो, मान लो कि मिरर इस बार कुछ इस तरीके से रखा गया है, ठीक है ना, और इस बार फिर से 45 पे, और यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, सिंपली इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। ये देखो, ये कर दिया ड्रॉप, हो गया परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये कितना है 90 डिग्री। और उसी प्रकार से यहाँ भी एक क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है, ये, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप होने के बाद आपको दो पॉइंट्स मिल गए। ये अगर टॉप से मिल रहा है, यहाँ से टॉप से ही जा रहा है ना ये वाला, तो टॉप से जा रहा है तो ये टॉप और इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो, ठीक है। तो टॉप से जाने वाला टॉप बनाएगा और बॉटम से जाने वाला बॉटम बनाएगा, तो ये बन गया आपका इमेज, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग इमेज बनाया करेंगे। ओके, चल आगे बढ़ते हैं। एक सवाल है कि आपने सुना होगा कि घड़ी में अगर 2:30 हो रहा है, ठीक है, एक दीवार घड़ी है, दीवार में जो लगाया जाता है, उस घड़ी में 2:30 हो रहे हैं, तो अगर उसका मिरर इमेज बनाया जाए तो मिरर इमेज में उसका टाइम क्या होगा, ऐसा सवाल आता है, बहुत बार पूछा गया आज तक, ठीक है। तो ऐसे सवाल कुछ करेंगे हम लोग, ध्यान समझे। एक घड़ी है जिसमें 8:10, ठीक है, 8:10 हो रहा है, ठीक है। इसमें किसी तरह का वो नहीं है, बस ये लाइन से खींचा, बहुत सारा लाइन वाली घड़ी होती है ना, और ऐसी कुछ है एक। और ये आपका कितना बजना है, 8, ये 7, ये 8, 8:10, यानी 8 से थोड़ा सा आगे होना चाहिए, ठीक, बिल्कुल। और 10 मिनट, यानी ये 5 हो गया, ये 10 हो गया। इसका बनाना है आपको मिरर इमेज। कैसे बनेगा मिरर इमेज, तो देखो आगे वाला हमेशा आगे ही रहेगा, ठीक है, आपको बताया था मैंने। तो आगे वाला आगे रहेगा, तो ये है, ठीक है, ये वाला यहाँ आ गया, ये वाला यहाँ आ गया। अब बिल्कुल 10 पे है, तो ये जो मिनट हैंड है, मिनट की सुई जो है वो इसके ऊपर 10 के ऊपर आ जाए, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज पीछे की तरफ चले जाना है ना। तो ये क्या दिख रहा है आपको, जो 8 बजा है, ठीक है ना, 6, 7, 8, तो ये 9 से पीछे है, यानी इधर जाने के बाद ये वाला जो पॉइंट है ये किसके जैसा साउंड करे, किसके जैसा बिहेव करेगा, टी, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या होगा, पलट जाएगा। अब ये जो 3 था ना वो 9 बन गया, और ये जो 9 है वो इसमें जाके क्या हो जाएगा, 3 बन जाएगा। अब इसके जस्ट नीचे, ठीक है ना, नीचे, तो इसके नीचे 3 के बाद कौन होता है, 4, ठीक है, तो 4। अब यहां से एक घंटा का सुई बना दो, बताओ कितना बजे, ठीक है, ध्यान से देखिए, ये क्या होगा, इसको पलट के देखो जस्ट उधर, है ना, तो ये कुछ ऐसा चला जाएगा। यहाँ पे लगा दो 6, यहाँ पे 5, ये है ना, ऐसा कुछ बना, तो ये मिरर इमेज बनेगा। तो ऐसे करके आप मिरर इमेज भी बना सकते हो। क्लियर है सभी को, नोट कर लेंगे। अब इसका एक शॉर्ट ट्रिक होता है। शॉर्ट ट्रिक क्या होता है, अगर आपके पास कोई पेज है, पेजेस है ना, तो पेज के ऊपर ऐसा सीधा सीधा बना दो, ठीक है, जितना भी बजना है। मान लो ये बज गया 3 बज रहा है, ठीक है, ये तो
अब जब आप इसको पेज को पलट के पीछे से देखोगे ना तो उसका मिरर इमेज दिखेगा। ठीक है, सिंपल लिख दो। अगर आप एक पेज के ऊपर बना दो ऐसा सीधा घड़ी बनाने के बाद उसको पीछे की तरफ देखो, तो पीछे की तरफ देखने के बाद उसमें क्या दिखेगा, मिरर इमेज दिखेगा। अब ध्यान ये रखना कि पेज जब घड़ी बनाना उस पर तो ऐसे ही लाइन लगाना, ऐसा मत सोच लेना कि वहां पे 12 लिख देना, 1 2 3 ऐसे करके नहीं लिखना है। ठीक है ना, ये लाइन ही बनाना, उसके बाद उसके पीछे पलट के देख लेना, आपको आंसर मिल जाएगा सीधा सीधा। क्लियर है ना? चलो एक और सवाल है, सवाल लिख कर पढ़ दे रहा हूं मैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर एज शोन इन फिगर। ठीक है, कोऑर्डिनेट निकालना है इमेज का। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेज, और इमेज कहाँ है? इमेज यहाँ है, ये ओरिजिन है। ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और एक मिरर है जो ऐसा रखा हुआ है यहाँ पे, ये देखो। ये वाला पॉइंट जो है ना वो 0 30 है और ये वाला जो पॉइंट है 0 40 है। ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है। क्लियर है? ये परपेंडिकुलर 30, ये 40, तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाना चाहिए? 50 हो जाना चाहिए। आप सभी पढ़ चुके हैं 11th क्लास में, ऐसा बहुत सारा ट्रायंगल आ चुका है। तो ये 30, ये 40, तो ये 50। अच्छा, इस हिसाब से ये वाला एंगल कितना होना चाहिए? 37। ये कितना होना चाहिए? 53। अब आपको मैंने क्या बताया था कि जो इमेज फॉर्म होता है ना प्लेन मिरर से, उस पे सबसे पहला काम ये करो कि आप ऑब्जेक्ट से एक लाइन परपेंडिकुलरली ड्रॉप करो। किसके ऊपर? मिरर के ऊपर। कर दिया मैंने ड्रॉप। अब इसको यहीं तक मत रोकना, ठीक है, इसको पीछे की तरफ भी लेके जाओ जहां तक एक्सटेंड कर सकते हो। ठीक है, कर दिया। अब इसी लाइन पे कहीं ना कहीं इमेज बनेगा। अब कहाँ बनेगा ये सोचने वाली, कहाँ बनेगा ये सोचने वाला बात है। ठीक है, तो ये देखो यहाँ से यहाँ इस लाइन को देखना, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 37 है। ये आपको पता है कितना है? 44 है। ओके, तो अगर ये 37 है ना, तो ये आपको थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा उस हिसाब से। तो आप क्या लिख सकते हो? साइन 37 डिग्री बराबर साइन 37 डिग्री। यहाँ देखो साइन 37 डिग्री परपेंडिकुलर ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर कितना? इसको नाम दे दे ओपी। तो ओपी और हाइपोटेनस कितना? 40। ठीक है, आपको निकालना क्या है? ओपी। तो ओपी बराबर क्या हो जाएगा? 40 इंटू इसका साइन 37 3/5। ठीक है ना। अब ये देखो इसको कैंसल आउट कर दो, कितना आ गया? 8 और ये 24। क्लियर? अब यहां से इस मिरर से 24, तो मिरर से पीछे कितना? 24 ही बिल्कुल। तो ये मिरर से पीछे 24, इस पॉइंट पे सपोज कर लो इमेज बन रहा है। ठीक है, तो क्या यही फाइंड आउट करने बोला है? नहीं, बोला है आप कोऑर्डिनेट बताओ। कोऑर्डिनेट मतलब x का वैल्यू कितना होगा और y का वैल्यू कितना होगा, ये पूछा है आपसे, है ना। आपने तो इसका वैल्यू बता दिया, कितना बताया आपने इसका वैल्यू? इसका वैल्यू आपने बता दिया है 48। ओके, अब कैसे कोऑर्डिनेट बनाया है इसका? तो देखो दो रास्ते हैं अपने पास। ये वाला लाइन है जिसका वैल्यू कितना दिया हुआ है? 40। अच्छा, अगर ये 37 है, ये 90 है, तो ये कितना है? 53 है। ये 37, ये 90, तो ये कितना होगा? 53 होगा। अच्छा, तो इसका दो कंपोनेंट बना दो। एक कंपोनेंट ये वाला जो इसके बराबर होगा, है ना, यानी x निकल आएगा, और एक कंपोनेंट ये वाला जिससे आपको क्या निकल आएगा? y निकल आएगा। ठीक है ना। तो x बराबर, x कोऑर्डिनेट आप क्या लिखोगे? x कोऑर्डिनेट बराबर आप लिखोगे, देखो कितना? 48। तो 48 और कंपोनेंट कैसे बनाते हो? इसके साथ एंगल है तो cos 53 डिग्री, यानी कितना हो गया? 48 और cos 53 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 3/5, है ना। इसको सॉल्व कर लें तो ये आई थिंक आ जाएगा 8 3 जा 24 और बच गया 2, है ना, और 4 3 जा 12, 144 डिवाइडेड बाई 5। ये x का वैल्यू निकल आया। ठीक उसी प्रकार y निकाल लो। y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट आपको मिलेगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनाओ तो आपके पास 48 साइन 53 डिग्री। ठीक है, तो ये y बराबर आ जाएगा वैल्यू 48 साइन 53 का वैल्यू 4/5। ये आई थिंक हो जाएगा 2 और 8/5। ठीक है, तो यानी x कोऑर्डिनेट क्या क्या मिला? x मिला 144/5 और y मिला
82/5 ये आपका कोऑर्डिनेट निकल के आया। क्लियर है? तो ऐसे इन सब सवालों को सॉल्व कर लिया करेंगे। क्या किया फिर से ध्यान देखो, यहाँ से देखो ये मिरर दिया हुआ था, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ, तो सबसे पहले मैंने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया आगे तक, ठीक है, और ये आपको एंगल पता है 37 डिग्री, ये 53 डिग्री, अगर ये 37 ये 90 तो ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा 53, ये दिया हुआ नहीं था, ठीक। अच्छा, अब ये 53 हो गया, तो मेरे को सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस निकाल लेना है, ठीक है। तो ये निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 37, तो साइन 37 बराबर साइन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस, तो ये परपेंडिकुलर देखो ओपी परपेंडिकुलर हो गया, और हाइपोटेनस ये 40, ठीक है। तो इसके हिसाब से यहाँ निकल आया कितना 24। अगर 24 सेंटीमीटर या 24 मीटर आगे है ऑब्जेक्ट, तो ऑब्वियसली 24 मीटर पीछे होगा, तो ये इमेज 24 मीटर इससे मिरर से पीछे बन रहा होगा, तो टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ कितना हो गया, तो 48 हो गया। अब ये वाला पॉइंट यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता है आपको 48, तो इसका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये लाइन आपको कितना मिल गया 48 मिल गया। अब इसका दो कंपोनेंट बना दो, एक एक्स कंपोनेंट एक वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट एक्स कोऑर्डिनेट दे देगा, वाई कंपोनेंट वाई कोऑर्डिनेट देगा, और इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व कर लें। क्लियर सभी को? तो आज हम लोग यहीं तक करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग शुरू करेंगे फील्ड ऑफ व्यू, ठीक, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे 1-2 बार, ठीक है ना। ये आपको लगभग ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर लिए, और जब फील्ड ऑफ व्यू पढ़ेंगे तो कुछ और तरीके से इसका इमेज बनाने की कोशिश करेंगे प्लेन मिरर के थ्रू किसी भी ऑब्जेक्ट का, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच, आगे कल मिलते हैं।